में पढ़े हैं। और यह मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट है एक बड़ा शब्द है, जो कि न केवल मूल अधिकार अपितु समस्त अधिकारों का, जो कि एक मानव होने के नाते व्यक्ति को मिले हुए हैं, वैश्विक स्तर पर और देश के स्तर पर भी। वैश्विक स्तर पर आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र मानव के यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि मानव अधिकारियों की बात करती है कि कुछ अधिकार समस्त मानवों को मिले रहने चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए जो प्रयास किया गया था वह 1948 को किया गया था। आप लोग लिख लीजिए, जिसको कहा जाता है मानव अधिकार का मानव मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा। तो कहा जाता है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह कब घोषणा की गई थी? घोषणा या उद्घोषणा के नाम से जाना जाता था। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 10 दिसंबर 1948 को। क्या 10 दिसंबर 1948 को? अब यह एक महत्वपूर्ण डेट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बताइए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फंडामेंटल आपके राइट। विषय में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न भी पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार दिवस, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस हेतु मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ये जो डिक्लेरेशन था, ये घोषणा पत्र पास हुआ था यूएन द्वारा। यह घोषणा को पास किया गया था, इसलिए इस तिथि को यह एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में, यादगार के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। आप अलग से भी लिख सकते हैं और आपको यह कंप्लीट याद रहना चाहिए, जो कि आपके प्रश्न में पूछ सकता है। चलिए, यदि भारत देश की बात की जाए मूल अधिकारों की, जैसे वैश्विक स्तर पर इस विषय को लेकर के तमाम प्रयास किए गए हैं, एक मानव होने के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो भारत सरकार ने भी आयोग बनाया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? NHRC। जी सर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पिछले साल के प्रश्न पत्र में एनटीए द्वारा यही पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इंग्लिश में क्या कहा जाता था। एक सामान्य सा प्रश्न, जिसको आप एक साधारण बुद्धिमत्ता से भी कर सकते थे कि राष्ट्रीय का मतलब नेशनल होता है। यहाँ पे 4 शब्द हैं, तो 4 कम से कम। ह्यूमन राइट कमीशन, 4 लेटर तो होंगे, 4 शब्द हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो वह आपके, क्योंकि एन तो और भी विकल्पों में दिया गया था नेशनल के लिए, नेशनल राइट कमीशन भी एक ऐसा कुछ विकल्प करके था,
ह्यूमन राइट कमीशन, तो आप शायद इंग्लिश में भी लिख लेंगे, यही प्रश्न था कि यह आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अब यह जो प्रश्न पूछेगा इससे आगे जाकर के पूछेगा, इसका मुख्यालय आप लिखिए नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर। इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। इस दिन यह आयोग एक्शन में आ गया था, 12 अक्टूबर 1993 की, जो कि एक सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना विधान बना करके की गई। स्थिति को आप लिख लीजिए, कभी भी पूछ सकता है। सामान्य सी जानकारी यदि आप लिखना हो तो एक अध्यक्ष होता है +5 +7, ठीक है, 5 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक, 7 सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न आयोग के बन के मिल करके बनता है। इसकी जो आयु होती है 3 वर्ष होती है न्यून, या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए या 70 वर्ष का हो जाए तो रिटायर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके आप बेसिक से जानकारी में इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका भी नाम लिख लीजिए, अरुण कुमार मिश्रा। पिछली बार यदि इस आयोग को पूछा गया है कि यदि आयोग को वह देखेगा तो आयोग में एक अगले स्तर का सवाल वह पूछ सकता है। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष। मूल अधिकार के तहत, मानव अधिकार के तहत जो हमारे भारत देश में मूल अधिकार है जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, उसकी चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। उसको भी आप इस विषय के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। इस विषय में यदि प्रश्न बनते हैं तो इतने ही बनते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसको भी लिख लीजिए, साक्षरता। इसको भी खत्म कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा। साक्षरता जिसको बोलते हैं लिटरेसी, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट, ठीक है। अब आप बताइए, जो साक्षरता दर की परिभाषा है, साक्षरता दर कैसे हम नापते हैं कि कौन व्यक्ति साक्षर है या असाक्षर है। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए, आपको पता भी होना चाहिए। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, वह व्यक्ति साक्षर है। आप लोग लिख लिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, वह व्यक्ति साक्षर है। बात कही गई है 7 वर्ष या प्लस। इस आयु वर्ग का व्यक्ति यदि वह किसी भी भाषा को, यह जानकारी आपको एक साक्षर नागरिक होने के लिए, एक नागरिक होने के नाते भी मालूम होना चाहिए, किसी भी भाषा को यदि लिख समझ सकता हो, समझना नंबर 1 शर्त। दूसरा, लिखना या पढ़ना। भारत सरकार ने जो इसकी परिभाषा बनाई है कुछ इस तरह बनाई है। अब आप इस बात पे गौर करेंगे कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए हिंदी नहीं आती, उसको तेलुगु आती है, तब भी वह साक्षर है। परिभाषा ये है, किसी भी भाषा को वह लिख समझना या लिखना या पढ़ना, इन दोनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। इस शर्त में वह व्यक्ति इस पैमाने में सही बैठना चाहिए। हर एक नागरिक नहीं, यदि वह 7 वर्ष से नीचे का कोई बालक है तो साक्षरता के पैमाने में उसकी गणना नहीं की जाएगी।
हर उस नागरिक जो 7 वर्ष से ऊपर है वह किसी भी भाषा को, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, उस विषय को यदि वह समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है तो व्यक्ति साक्षर है। आप इस परिभाषा को जान जाइए। कुछ एक दो डेटा है, आप लिख लीजिए, काम आएंगे। अभी हमारी भारत सरकार की जो साक्षरता दर है 74.4%, ये भारत साक्षरता दर है, जिसमें से यह टोटल है। पुरुष की साक्षरता दर, अब यदि महिला की साक्षरता दर अलग से देखा जाए तो पुरुष की साक्षरता दर 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46%। यह मूल तत्वों को आप नोट कर लीजिए। यदि टोटल पूछे साक्षरता दर कितनी है तो 74.4% पुरुष का, 82.14%, 65.46% महिला। ठीक है, अब सबसे एक तथ्य है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, आप बताइए कौन सा राज्य सर्वाधिक साक्षर होगा? केरल सर, केरल। 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 यह हमेशा से ही सबसे टॉप रैंक में रहा है, पूर्णतः साक्षर राज्य के तहत आता है। और सबसे न्यूनतम यदि पूछता है तब बिहार सर, बिहार। बिहार न्यूनतम। अब बताइए सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, तब भी वह केरल आएगा। ठीक है, न्यूनतम यदि पूछता है तब क्या आएगा? बिहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछता है तो केरल है, और न्यूनतम में बिहार। यह मूलभूत तथ्य थे जो कि साक्षरता के विषय में आपको मालूम होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता केरल है, दूसरे नंबर पे यदि अभी कभी जानना हो आपको तो लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप। चलिए इस टॉपिक को, साक्षरता जो लिटरेसी रेट होती है, साक्षरता दर होती है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति किसी ये भी जो भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, वह साक्षर है, वह साक्षर है। लक्षद्वीप के बारे में क्या बताया था? आवाज कट गई थी उस समय। हाँ, हेलो। केंद्र शासित, यदि राज्य को और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर के जब साक्षरता दर निकाली जाती है तो दूसरे नंबर पे केरल के बाद जो आएगा वह लक्षद्वीप आएगा, यदि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर के साक्षरता दर निकाली जाती है, क्योंकि उनकी जो अपनी भाषा है उस भाषा में वो साक्षर हैं, उस भाषा को वह समझ सकते हैं, और जनसंख्या वहां पे कम ही है क्योंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। आपको मालूम होगा कि केरल के किनारे में पड़ता है, मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है, और वह जो अपनी भाषा है उस भाषा को लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर अन्य भाषाओं का ना तो जाना हुआ है, जैसे इंग्लिश वगैरह का इतना ना तो प्रचार है, ना उन सब चीज़ों में असाक्षरता, वो अपनी भाषा में साक्षर है, इसलिए वो साक्षरता दर में उच्च श्रेणी में है। जी सर। चलिए ठीक है, हमने इस प्रकार एक बड़े बड़े टॉपिक, भारतीय संविधान, मानवाधिकार, साक्षरता दर, राज्य, राजधानी, इन सब विषयों को, राजधानी की लिस्ट आपको भेज दी जाएगी, आप लोग राजधानी भी एक बार देख लीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए सारे प्रदेशों की राजधानी।
आज की कक्षा को यहीं पर रखेंगे। आप लोग बड़े ही तल्लीनता के साथ लगभग क्लास में बने रहें। आपने सुना और अपने ज्ञान को बढ़ाया। अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो क्लास को समाप्त करते हैं। सर ये जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित भी उसमें विधानसभा आदि होगी जम्मू कश्मीर में जो इसके जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान संरचना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी दी गई है और वर्तमान में यह सरकार की संकल्पना है कि उसको हम राज्य स्तर की घोषित कर देंगे आगे जा करके। तो उसको राज्य स्तर का बनाया जा सकता है, जैसे दिल्ली में बात की जाती है कि दिल्ली भी राज्य स्तर का मतलब राज्य बनाने की घोषणा करने की प्रस्तावना या प्रस्ताव रखा जाता रहा है। किंतु अब ये जो सारे स्थान है, जो प्रदेश है, ये सब सामरिक महत्व के प्रदेश हैं। आपको मालूम है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र शासित प्रदेश इसलिए है क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों के बराबर हित हैं। दिल्ली है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना करके रखा गया है, उसको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि जितने भी हेड ऑफिस हैं, सारे देश के दूतावास हैं, मुख्यालय हैं, रक्षा मंत्रालय के या किसी भी प्रशासनिक इकाइयों के सबके दिल्ली में है। और जैसे ही उसको राज्य स्तर का दर्जा देंगे तो पुलिस राज्य विषय होता है, तो पुलिस का जो अधिकार आएगा वो राज्य के पास चला जाएगा, सीएम के पास चला जाएगा। तो वह उस पर हस्तक्षेप, पुलिस का क्या एक्शन होगा, तो वह डिसाइड कौन करेगा? वह डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय हित और राज्य हित दोनों में आपस में मतभेद होने लग जाएगा, इसलिए दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसको केंद्र शासित प्रदेश ही बना के रखा, और जो कि जरूरी भी है। यही स्थिति यहाँ की हो गई है 370 हटने के बाद। पहले यह राज्य आता था, अब दो भागों में इसको बांट दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया जिसकी राजधानी लेह है। अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश हमेशा बनाया रहा जाएगा। उससे क्या होगा कि केंद्र के द्वारा वहाँ की सेना की तैनाती की जाएगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा वहाँ पे केंद्र निर्णय लेगी कि किसकी नियुक्ति कौन सी करनी है। उसके रक्षा उद्देश्यों के लिए आपको मालूम होगा सियाचिन है, विभिन्न जो संवेदनशील जगह है वो उसी में पड़ता है, चाहे वह चीन बॉर्डर हो, चाहे वह पीओके का प्रदेश हो, या फिर थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी जो एरिया हो। अब तो नहीं लगता अफगानिस्तान से हमारा देश की सीमा, किंतु कभी यदि पूछता है कोई कि क्या अफगानिस्तान से हमारी सीमा देश की लगती है, तो आपको हमेशा ये बताना है हाँ, हमारे देश की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। वो क्यों? क्योंकि जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं मानते, उसको हम अपने ही देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। तो पीओके का हिस्सा कश्मीर अफगानिस्तान के साथ भी मिलता है, यानी हमारे देश की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से भी मिलती है। यह एक तरह से संवैधानिक जो पहलू है, संवैधानिक जवाब यही है। तो इस तरह है। चलिए ठीक है, आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई। आप बने रहें, बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, कल जो बचे हुए विषय हैं उन विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते।